हम सब लोग हम सब लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो है हेल्थ। और जब भी हम हेल्थ के बारे में किसी से भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी नीड टू अर्न आवर हेल्थ। ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं, आप सब लोग बहुत भली बात ही जानते हैं। तो जब हम अर्न एज एन एक्रोनिम को देखते हैं तो अर्न में तीन ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में है। और वो क्या है? वो है एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों चीजों को किस तरह से मैनेज करते हैं अपने हेल्थ की तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन जो चौथी बात है, जो कि ए से रिप्रेजेंट करता है, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, वो शायद आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के लिए, हम सभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम सभी के लिए स्पेशल है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जो चैलेंजिंग पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बोलते हैं। और आज का जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है, दैट इज द पावर ऑफ चूजिंग योर रिस्पॉन्स। आप अपने रिस्पॉन्स को सिचुएशंस में किस तरह से चूज करते हैं, उस बारे में है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को प्रभात फेरी में जाना है यार, तो बच्चे मल्लाना सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। सपोज एक इवेंट होता है और दो लोग हैं और सेम इवेंट है दोनों के साथ जो हुआ है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि दोनों के रिस्पॉन्सेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। एक पर्सन ए है जो ये सोचता है कि मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा है, मेरी वो वैल्यू नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। और वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ कर देता है। लेकिन उसी इवेंट में एक दूसरा पर्सन है जो एग्जिस्ट करता है, जो कि बी है। बी का जो रिस्पॉन्स है वो ए से पूरी तरह अलग है। बी क्या सोच रहा है? बी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या चीज ऐसी थी जो काम नहीं करी, व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी इन दिस सिचुएशन। और बी का जो पूरा फोकस है वो इंप्रूवमेंट की तरफ है, ना कि फ्रस्ट्रेशन की तरफ। तो दोस्तों, सोचने की कोशिश कीजिए, सेम इवेंट है लेकिन दो अलग अलग लोगों ने इसको दो अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया और अलग तरीकों से रिस्पॉन्स किया। तो वो क्या चीज है जो ए और बी को अलग करती है, यही चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आपके साथ कोई दिन खराब होता है, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आप जैसे सोच के उठे थे वैसे कोई काम नहीं बन पा रहा है, सारी बातों में जो है कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़ंगे आ रहे हैं, आप परेशान हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके मन में, आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? क्या आप अपने आप से ये पूछते हैं व्हाई मी, या आप ये सोचते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन मैं ये डिसाइड करूंगा या करूंगी कि आगे मुझे क्या करना है? तो आपका सवाल होता है व्हाट नाउ। तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? आप वाई मी के थॉट में रहते हैं या आप व्हाट नाउ सोचना शुरू करते हैं? तो जो पीएमए चेन है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो चेन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, वो इवेंट से शुरू होता है। इवेंट जो है इंटरप्रिटेशन पे लीड करता है, इंटरप्रेट करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं और फाइनली रिजल्ट आता है। दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम में से किसी के भी हाथ में है कि हम इवेंट को कंट्रोल कर पाए? हम इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह सुबह सेशन है और आज सुबह सुबह जियो नहीं चल रहा है, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं। लेकिन
हम किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पीएमए जो है कभी भी इवेंट के कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये हमेशा रिस्पॉन्स के मैनेजमेंट के बारे में है। और दोस्तों, ये जो दो चीजें हैं बीच में, इंटरप्रिटेशन और रिस्पॉन्स, यहां पर हम सभी को काम करने की जरूरत है। ये डिसाइड करेगा कि इवेंट से शुरू होके जो रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, ये जर्नी आपके लिए कितनी एफिशिएंट है, ये जर्नी आपके लिए कितनी सक्सेसफुल है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि पीएमए जो है दैट इज अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव। नहीं, पीएमए थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। पीएमए थिंकिंग पॉजिटिव के बियॉन्ड है। थिंकिंग पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट क्या कहता है? पॉजिटिव माइंडसेट कहता है प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज फाइन। हम सब ने सुना हुआ है आमिर खान का फेमस डायलॉग विच सेज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल बोलो। Ignoring the problems, being happy all the time, believing everything will magically work out, नहीं, that is a positive thought। लेकिन पीएमए इसके बियॉन्ड है, क्योंकि यहां सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें एक्ट करना बहुत जरूरी है। तो पीएमए क्या है? पीएमए इज एक्नॉलेजिंग द रियलिटी। ये बात समझना, ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, एक चैलेंज है, एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, और इस बात पे फोकस करना कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका एक कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन निकालना। और सबसे ज्यादा जरूरी, टेकिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव एक्शन। सो सिर्फ थॉट, थॉट तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सेज यू नीड टू टेक अ स्टेप बियॉन्ड द थॉट। इट इज द एक्शन विच इज गोइंग टू फाइनली डिसाइड और डिटरमिन कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो आगे की जो कहानी है वो मैं आपको 6 स्टोरीज के थ्रू बताने जा रहा हूं। और इन स्टोरीज को मैं चाहता हूं कि आप इन स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुने। हर एक स्टोरी में ये सोचें कि क्या मेरे लिए इस स्टोरी में क्या मैसेज है, और क्या मेरी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन कभी हुए हैं और मैंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। और मे बी जब सेशन एंड होता है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोगों ने इनमें से कितने स्टोरीज के साथ रिलेट किया। इन स्टोरीज की एक और वजह है, हम इनको स्टोरीज तो कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। और इनकी एक और खास वजह है कि हम इनको यूज कर रहे हैं। ये बातें ये बताती हैं कि चैलेंजेस जो है वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज जो है वो कॉमन मैन के लाइफ में ज्यादा है, एक सेलिब्रिटी के लाइफ में कम है, एक एंटरटेनर के लाइफ में कम है। नहीं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की चैलेंजेस हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि चैलेंजेस जो हैं वो सभी लेवल्स पे हैं, और हर व्यक्ति को इन चीजों से डील करना होता है। तो आगे चलते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर स्टोरी पे ये बात जरूर सोचिए, कनेक्ट कीजिए कि मेरे लिए इसमें क्या है। ये शायद एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि स्वतंत्रता दिवस पे हमारी पहली कहानी जो है वो देश से शुरू हो रही है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है, लेकिन ये उनके लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है जो 1979 में हुआ था। दोस्तों, अगस्त 10 1979 को इंडिया ने अपना पहला एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट जो है वो लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया था। SLV-3 उसको बोलते हैं। ये एक ऐसा समय था जहां पे पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही थी। हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, ये कहा जाता था कि ये तो स्नेक चार्मर्स का देश है, सपेरों का देश है, ये क्या करेंगे, क्या ही आगे बढ़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था SLV-3 का लॉन्च, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस मिशन के डायरेक्टर थे। तो दोस्तों, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी उस समय तक बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, और इसीलिए जो कंप्यूटर सिस्टम्स सजेस्ट करते थे उनके ऊपर पूरा भरोसा करना आज की तरह शायद थोड़ा डिफिकल्ट था। तो जिस दिन लॉन्च का टाइम आया तो कंप्यूटर सिस्टम ने वार्निंग दी कि शायद ये लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आगे जाके कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजी के ऊपर उस समय पे ह्यूमन डिसीजन होता था, तो डॉक्टर एपीजे ने एज द मिशन डायरेक्टर डिसाइडेड टू गो अहेड विद द लॉन्च। तो जब काउंटडाउन शुरू हुआ और जीरो पे पहुंचा और लॉन्च हुआ, स्टेज वन बिल्कुल सही गया, लेकिन जब स्टेज टू पे आया तो द मिशन फेल्ड, और जो रॉकेट है वो एक्चुअली समुद्र में जाके गिरा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा इवेंट पूरे देश के लिए, जहां पर पूरी दुनिया शायद आपको देख रही थी, वो मिशन जो है वो फेल हो गया। नाउ ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आपकी पूरी टीम है, कई सालों की मेहनत है, बहुत सारा एफर्ट है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो फेलियर जो है एक इवेंट है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं बन जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। उस समय पे जो इसरो के चीफ थे वो डॉक्टर सतीश धवन थे, और सतीश धवन जी ने इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, और उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से बात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि क्या हुआ। तो टीम ने सीखा, टीम ने रिवर्क किया, और ये डिसाइड किया कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जुलाई 18 1980, यानी कि लगभग एक साल बाद, इस इवेंट के एक साल बाद, हमने रोहिणी को पहली बार ऑर्बिट में प्लेस किया। तो फेलियर जो है वो कभी भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। और यहां पर एक और लेसन है हम सभी लोगों के लिए, और वो लेसन क्या है कि कभी भी कोई चीज जब फेल होती है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप से, वो ये नहीं होना चाहिए कि कौन है रिस्पॉन्सिबल, किसके ऊपर ब्लेम डाला जाए। आप देखते हैं कि अधिकतर सिचुएशन में यही होता है कि हु इज टू बी ब्लेम्ड, मैं कैसे किसी और के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करूं। बट सी व्हाट द टीम एक्चुअली डिड। उन्होंने ये पूछा अपने आप से कि हमने क्या सीखना है यहां से, और हम अगला क्या कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए, ताकि हम इस फेलियर के ऊपर आ पाए, हम इस फेलियर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाए। और दोस्तों, यहां से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बिजनेस बिल्डर्स हैं, यहां से मुझे आपको एक और बात बतानी है कि डॉक्टर सतीश धवन का जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है, जो रिस्पॉन्स है, वो हमें ये सिखाता है कि जब आपकी टीम में कोई फेलियर होता है तो आप क्या करते हैं, आप आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब पहली बार ये मिशन फेल हुआ तो डॉक्टर सतीश धवन ने कहा कि मैं मीडिया से बात करूंगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लेकिन एक साल बाद 1980 में जब रोहिणी वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, डॉक्टर सतीश धवन का डॉक्टर एपीजे से पहला स्टेटमेंट क्या था कि कलाम, वुड यू एक्चुअली गो हेड एंड एड्रेस द मीडिया। तो जब फेलियर होता है तो लीडर कहता है कि आई एम देयर, वो सामने होते हैं। और जब सक्सेस होता है तो यू पुट द टीम इन फ्रंट। तो दोनों तरीके से, आप इंडिविजुअल देखें या आप टीम की तरह देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमको यहां से सीखने को मिलता है। लेकिन क्या हो कि अगर जिंदगी पूरे रूल ही बदल दे, अगर गेम का रूल ही बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले डील कर रहे हैं इस सिचुएशन से। और ये कहानी है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा की। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, योर सर्कमस्टेंसेस कैन चेंज बट योर पॉसिबिलिटीज डोंट हैव टू एंड। परिस्थितियां बदल सकती हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कभी भी एंड नहीं होते। सन 2011 की बात है, अरुणिमा सिन्हा जो है वो इंडिया के को वॉलीबॉल में रिप्रेजेंट करती थी, नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 7 बार उन्होंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था वॉलीबॉल में। और 2011 में वो दिल्ली आ रही थी एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जहां पर जबकि ट्रेन में जो है वो रॉबर्स घुस गए, और रॉबर्स के वो उनके बैग को छीन रहे थे, दूसरे लोगों से सामान छीन रहे थे। अरुणिमा ने रेजिस्ट किया और उस चलती ट्रेन से उनको धक्का दे दिया उन लोगों ने। वो
जो नेक्स्ट वाले पटरी पे गिरी, अनफॉर्चुनेटली वहां से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा कहती है कि मैं देख रही हूं कि सामने से एक ट्रेन आ रही है, लेकिन मेरा पैर जो है वो पूरी तरह से सुन्न हो गया था, मैं मूव नहीं कर सकती थी, और ये ट्रेन मेरे पांव के ऊपर से चली गई। और उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उनके पैर को एम्प्यूटेट कर दिया। तो दोस्तों आप सोचिए, एक इंडिविजुअल हाईली सक्सेसफुल, पूरा स्पोर्ट शायद उनके उनके फिजिकल फिटनेस और उनके हेल्थ पे डिपेंड करता है, एंड शी हैज लॉस्ट हर लेग। ऐसे में क्या होगा? कितने सारे लोग हैं जो कि इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्स इज द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लुक एट। लेकिन अरुणिमा ने क्या कहा? किसका? हेलो मैम, शैल आई सर कंटिन्यू? नहीं कंटिन्यू सर। या सॉरी। सो अरुणिमा ने क्या कहा? अरुणिमा ने अपने आप से ये पूछा कि एक पर्सन जो एम्प्यूटी है, उसके लिए दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, जिसको कि लोग इमेजिनेशन के बाहर हो, जिसको लोग सोच नहीं सकते। तो उन्हें पता चला कि एवरेस्ट को क्लाइम करना वैसे ही एक चैलेंज होता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए और एक एम्प्यूटी के लिए और ज्यादा चैलेंज है। शी टुक अ चैलेंज, शी टुक अ डिसीजन, शी स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर द एवरेस्ट। और कहते हैं कि उन्होंने नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी से ट्रेनिंग ली, और जब वो बचेंद्री पाल से मिली और उन्होंने ये कहा कि मैं एवरेस्ट को कॉन्कर करना चाहती हूँ, तो बचेंद्री पाल ने ये कहा कि तुम ऑलरेडी एवरेस्ट को कॉन्कर कर चुकी हो, अब सिर्फ उसको कंप्लीट करना बाकी। बिकॉज इट हैपेंस इन द माइंड, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं। और 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने ऐसे सिचुएशन में एवरेस्ट को सक्सेसफुली समिट किया दोस्तों। शी went adverse into a सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। possibility for herself। और उसके बाद 2013 के बाद से उन्होंने के सबसे हाईएस्ट पीक, नहीं आ रही? अब आ रही है? यस सर, यस आ रही। ओके। सो 2013 के बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कॉन्टिनेंट है, उन सभी कॉन्टिनेंट्स के सबसे हाईएस्ट पीक को वो कॉन्कर करेंगी। एंड अरुणिमा सिन्हा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, शी इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी एंड द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू एक्चुअली स्केल माउंट एवरेस्ट। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है, लेकिन सरेंडर नहीं करना दोस्तों। और इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? द लेसन इज रीडिफाइन। आप कैसे उस सिचुएशन को रीडिफाइन करते हैं। हमें ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीज बदल गई है। अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इसका जो अगला सवाल है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें ये पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज स्टिल पॉसिबल एंड व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। You may not choose the circumstance. You can still participate in defining what comes next. So Arunima Sinha, redefine. हमारी जो तीसरी स्टोरी है वो किरण मजुमदार शॉ के बारे में है। क्या होता है जब कोई आपको अपॉर्चुनिटी देने को रेडी नहीं है? क्या होता है जब आपके जीवन में सभी दरवाजे बंद हैं? तब आप क्या करते हैं? तब आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? आप दोस्तों एक नया दरवाजा ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी अपने लिए ओपन करते हैं। यही कहानी है किरण मजुमदार शॉ की। ऑस्ट्रेलिया से ब्रूवरी में उन्होंने मास्टर्स किया और वो इंडिया आई ये सोच करके कि मैं अपने देश में काम करूंगी।
और जब वो इंडिया आई तो जिस समय पे वो इंडिया आई, विच इज समवेयर अराउंड 1977 1978, तो इंडिया में शायद जो हमारा बिजनेस का स्पेस था वो उतना डेवलप नहीं था, उतना ग्रोन नहीं था, और कोई भी जो है वो एक लेडी को वाली अपॉर्चुनिटी या जॉब देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो उन्होंने ये पाया कि मैंने जिस चीज के लिए ट्रेन किया उसके लिए कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है कि आप जिस चीज के लिए रेडी हैं, आप जिस चीज के लिए ट्रेंड हैं, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन में किरण मजुमदार शाह ने क्या डिसीजन लिया? आप एक और नया दरवाजा ओपन करते हैं। शी सॉ कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत तेजी से जो है वो आ रहा है और आगे ग्रो करेगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बैंक्स को उस समय पे अप्रोच किया, बट दो बातें, नोबडी वाज रेडी टू पुट मनी ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड नोबडी वांटेड टू बैक अ लेडी। ये दोनों उनके सामने चैलेंज थे और कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था, जैसे उनकी स्टोरी बताती है। लेकिन 1978 में अपने खुद को मिलाकर तीन लोगों के साथ एक रेंटेड शेड में बैंगलोर में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था बायोकॉन। मुझे नहीं पता दोस्तों हम में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं। आज बायोकॉन जो है एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम करती है, और उसका जो टर्नओवर है दैट इज 17,000 करोड़। थिंक अबाउट द सिचुएशन। क्या होता अगर उन्होंने उस समय ये डिसीजन ले लिया होता कि शायद मैं इंडिया छोड़ के चली जाती हूँ, शायद मैं कहीं और चली जाती हूँ और मैं ब्रूअरशिप को देखती हूँ, बट शी सेड नो, लेट मी लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज क्रिएट। किसी के परमिशन के लिए वेट मत कीजिए अपने आप को यूजफुल बनाने के लिए, अपने आप को यूजफुल समझने के लिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपने आप से ये पूछो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंड देन टेक द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप। इनिशिएटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का। सो वी सेड कि एक्शन, थॉट एंड एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन थॉट और एक्शन के बीच में दोस्तों कई बार जो है यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आपका आपका जो डिसीजन है वो एक अलग डिसीजन होना चाहिए अगर लोग आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी को यूज करने की। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टोरी। हम सब लोग कई बार सुन चुके हैं महानायक की कहानी के बारे में, श्री अमिताभ बच्चन जी। कल भी कल रात केबीसी में शायद वो ये बात बोल रहे थे कि डिफिकल्ट सिचुएशंस, चुनौतियां जो हैं वो सभी की लाइफ में आती हैं। तो इनकी स्टोरी बिल्कुल अलग क्यों है? क्योंकि जो चीज ने आपको सक्सेसफुल बनाया, जिसको लेकर के आप कई साल तक सक्सेसफुल थे, वो सडनली काम करना बंद कर दे, अब आप क्या करेंगे? है ना? तो आपका जो पीछे है वो आप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो आपका फाउंडेशन होना चाहिए, वो आपको लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो आप रोकने के लिए नहीं होना। बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ 1990, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ 1990 में जब उन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी जिसको एबीसीएल बोलते हैं। मैं अपना वीडियो 1 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूं, शायद उससे थोड़ा और इजी होगा। सॉरी जी। ओके। तो 1990 में उन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी एबीसीएल, और आपको पता है कि बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, पैसा लगाया। एबीसीएल जो है वो फेल हो गया, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के लिए उन्हें जो है फाइल करना पड़ा। कहते हैं एक समय ऐसा आ गया था जब लेंडर्स जो है वो वेट करते थे उनके घर के बाहर कि उनको अपने पैसे जो है वो वापस मिल जाएं। अमिताभ बच्चन
जो कि इतने सक्सेसफुल थे, वो एक बहुत ही खराब सिचुएशन में थे। ऐसे में आप क्या करेंगे? जिस चीज ने आपको इतने सालों तक सक्सेसफुल बनाया, अब वो काम करना बंद कर जाए, एंड थिंक अबाउट द पर्सन। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको रीसेट करता हूं, मैं एक नया प्रोफेशनल चैप्टर जो है वो शुरू करता हूँ। आपको पता होगा शायद कि अमिताभ बच्चन खुद ये कहते हैं कि इन कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन एक दिन जो है वो अक्रॉस द रोड चल के गए और यश चोपड़ा से उन्होंने काम मांगा, और यश चोपड़ा जी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको काम दूंगा, लेकिन आपको अपना रोल जो है वो बदलना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ मोहब्बतें हैपेंड। और वहां से ये जो रीसेट की जो कहानी है ना, ये जो कमबैक की कहानी है, ये कहानी शुरू हुई। और उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई उनके लाइफ में। उनको मौका मिला छोटे पर्दे पे आने का। उनको मौका मिला एक प्रोग्राम का होस्ट बनने का, जिसको कौन बनेगा करोड़पति कहते हैं। एंड उस समय पे मैक्सिमम लोगों ने उनको क्या सलाह दी कि बड़े पर्दे का जो आर्टिस्ट है, अगर वो छोटे पर्दे पे जाएगा तो उसकी पूरी जो उसका पूरा करियर है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन दैट ही वाज टेकिंग। ऐसा सजेशन उनको लोगों ने दिया था, बट मिस्टर बच्चन डिसाइडेड टू डू इट, एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, समटाइम्स यू डोंट नीड टू फाइट हार्डर, यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंटली, यू हैव टू री इन्वेंट। आपने अपने आप को बदलना है, आपने अपने आप को चेंज करना है। जैसा कि अभी फिलहाल हमारे बिजनेस में भी पिछले कुछ सालों से हो रहा है। जो चीजें पिछले कई सालों से काम में आ रही थी, जो वर्क कर रही थी, जो सक्सेस दे रही थी लोगों को, आप सब लोग जानते हैं, अब वो चीजें जो है वो बदल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंटली, यू नीड टू री इन्वेंट। आप अपने आप से पूछिए, व्हाट वर्कड फॉर मी यस्टरडे मे नॉट वर्क टुडे। जो कल तक मेरे लिए काम कर रही थी, वो आज काम नहीं कर पा रही हैं। तो हमें ये पूछने की जरूरत है कि क्या बदल गया ऐसा, और अगर ये बदलाव आ चुका है तो मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। तो द इंपॉर्टेंट वर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, इज री इन्वेंट। मेरी एक बहुत ही फेवरेट कहानी है। क्या होता है लाइफ में जब आपके पास एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर आ जाए, एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर आ जाए, आप फेलियर्स को ही काउंट करना छोड़ देते हैं। इंस्टेड आप फोकस करते हैं कि हर एक फेलियर से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मारवान अट्टापट्टू की कहानी सुनी है, लेकिन दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अट्टापट्टू ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया। उनका पहला मैच, 2 इनिंग्स, क्या स्कोर थे? 0-0। क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो वापस गए, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला, खूब मेहनत की, और 21 महीनों के बाद उन्हें दोबारा टीम के लिए पिक किया गया, मारवन अट्टापट्टू, फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ हिज लाइफ। उनका स्कोर 2 इनिंग्स, 0-1, अगेन ड्रॉप्ड। सेलेक्टर्स ये कहने लगे कि इनके अंदर वो है ही नहीं कि ये देश को रिप्रेजेंट कर पाए, ये श्रीलंकन क्रिकेट को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और सेलेक्टर्स ने उनको लगभग कंसिडर करना छोड़ दिया। अट्टापट्टू हार नहीं माने। अट्टापट्टू वेंट बैक, कहते हैं कि बहुत सारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, खूब रन्स बनाए। द सेलेक्टर्स वर फोर्स्ड टू ब्रिंग हिम बैक आफ्टर 17 months। थर्ड टेस्ट मैच ऑफ हिज लाइफ, स्कोर 0-0। Again he was dropped. Again he went through the same grind. क्या आप आप मानसिक अवस्था सोच सकते हैं एक इंडिविजुअल की, जो क्रिकेट खेलने का ड्रीम देखता है, और वो इंडिविजुअल ने अपने पहले 6 टेस्ट इनिंग्स में 1 रन बनाया दोस्तों। और 6 साल के बाद 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स, क्या बोलेंगे इनको, मिजरेबल बोलेंगे। 3 मिजरेबल अटेम्प्ट्स के बाद मारवान अट्टापट्टू को श्रीलंकन
टीम में सेलेक्टर्स ने डिसाइड किया कि एक बार और मौका देंगे, बट दिस टाइम अट्टापट्टू वाज रेडी. You know what? After 6 years, 6 innings, 1 run, Marwan Attappattu came into the Sri Lankan team. और अगले 10-12 साल में उन्होंने टेस्ट मैच में 5,000 रन, वनडे इंटरनेशनल में 8,000 रन, बहुत सारे टेस्ट सेंचुरीज, 15 से ऊपर टेस्ट सेंचुरी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कैप्टन और 1996 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. सोच के देखिए, जब आप इसको सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सो फेलियर प्रोवाइड्स वेरी यूजफुल डेटा. डोंट गिव अप. आप ये पूछिए कि क्या काम नहीं कर रहा है और क्यों काम नहीं कर रहा है और क्या बदलाव लाना है, एंड व्हाट शुड वी टेस्ट नेक्स्ट. द गोल इज नॉट टू अवॉइड फेलियर. हम कई बार सुनते हैं, कई बार सुन चुके हैं आइंस्टाइन की स्टोरी में और भी बहुत सारी स्टोरीज में. फेलियर से प्रॉब्लम नहीं है. इट इज टू लर्न फास्टर, इट इज टू कीप लर्निंग, है ना. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टोरी. somebody who has made our country proud. नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में गोल्ड जीता था जैवलिन में, तो पूरा देश जो है वो प्राउड फील कर रहा था. दोस्तों, कितने लोग हैं जो एक उस मेडल को जीतने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, एंड नीरज चोपड़ा एक्चुअली मेड ऑल ऑफ अस प्राउड बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका जो करियर है वो जियोपैराडाइज हो सकता था. उनको इंजरी हो गई, उनको लोअर बैक की इंजरी हो गई, उनको दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए, एक ग्रोइन की इंजरी हो गई जिसने कई महीनों तक उनको बाहर रखा, और पूरा देश ऐसे में उनकी तरफ देख रहा था कि वो अगला मेडल कब जीत कर लेकर आए. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है. मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था. ठीक है. तो देखिए, ऐसे ही होता है, आज जब हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स करना जरूरी है, तो देखिए भगवान भी कह रहे हैं कि ये लो एक सिचुएशन, ये हो गया, तुम्हारा जियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिसकनेक्ट हो गए, अब बताओ क्या करोगे. तो yes, these situations, are a test of your abilities. तो जी, तो हाँ जी, तो मैं यहां पर था. तो हमें हमेशा कहा गया है कि प्रोसेस पे फोकस करो, फोकस ऑन द बेसिक्स. डोंट लेट द आउटकम बिकम द होल स्टोरी, है ना. तो आउटकम क्या है? आउटकम है 90 मीटर्स के मार्क को क्रॉस करना है. आपको पता है कि जैवलिन में 90 मीटर्स जो है एक वो है जिसको कि पार करना कहते हैं कि एक चैलेंज होता है. रिकॉर्ड अचीव करना है, रिकॉग्निशन लेना है, और सबसे बड़ी बात गोल्ड लेकर आना है अपने देश के लिए. ये आउटकम है. तो फोकस कहाँ करना है ऐसे सिचुएशन में? फोकस क्या आउटकम पे करना है? वो ऑलरेडी एक परफॉर्मर है, उन्होंने करके दिखाया है. तो फोकस कहाँ करने की जरूरत है? फोकस प्रोसेस पे करने की जरूरत है. तो कहते हैं कि गो बैक टू द बेसिक्स. दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, प्रिपेयर करें, टेक्निक को देखें, फोकस करें, कंसिस्टेंसी लाएं, एंड बहुत बड़ी बात, वन थ्रो एट अ टाइम, एक एक करके होगा, है ना. तो प्रोसेस को अगर हम फोकस करेंगे, प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, तो आउटकम जो है वो अपने आप आने लगेगा. तो ये जो 6 स्टोरीज थी दोस्तों, ये 6 अलग अलग रिस्पॉन्सेस थी. जब आपको फेलियर मिलता है तो आप उससे क्या सीखते हैं? जब आप एडवर्सिटी फेस करते हैं, अरुणिमा सिन्हा, तो आप कैसे रीडिफाइन करते हैं
अपने गोल को, अपनी जर्नी को। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं जो, तो आप कैसे क्रिएट करते हैं? किरण मजूमदार शॉ, जब आपका करियर ही पूरे क्राइसिस में आ जाए, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अचीवमेंट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एडुलेशंस, तो आप कैसे अपने आप को री इन्वेंट करते हैं? श्री अमिताभ बच्चन जी, जब आप फेलियर को रिपीटेडली फेस करते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? आप किस तरह से अपने आप को बना के रखते हैं? लर्न एंड रीट्रेट, मारवन अटपटू। और जब आपके ऊपर इतने सारे लोगों का प्रेशर होता है तो आप किस तरह से प्रोसेस पे फोकस करते हैं और अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर आते हैं, वापस लाते हैं? तो पीएमए इज नॉट वन बिहेवियर, एक बिहेवियर नहीं है दोस्तों, इट इज मल्टीपल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। और यही बात जो है हमें ये 6 कहानियां और इनकी जो रिस्पॉन्सेस है वो आज सिखाती हैं। मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में भी चैट बॉक्स में ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आपने कितने स्टोरीज के साथ अपने आप को कनेक्ट होते हुए देखा। लास्ट के 5 मिनट की हम बात करते हैं। जो पीएमए प्लेबुक है, एक ऑर्डिनरी इंसान क्या कर सकता है जब कुछ गलत हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई नीड टू पॉज, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आई नीड टू गेट इनटू द पर्सपेक्टिव, ये सवाल पूछना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और उसके बाद ये तीसरी बात पे आते हैं कि मैं क्या इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चूज कीजिए व्हाट इज माय नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव एक्शन। सो इन 4 पीस को अगर आप ध्यान रखेंगे, पॉज, पर्सपेक्टिव, पॉसिबिलिटीज एंड देन प्रोसीड, विच इज द लास्ट स्टेप, विच इज द एक्शन। तो आपके बॉस ने आपको बुलाकर बोला वी नीड टू टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस। आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? ओ, लगता है कि मेरी नौकरी जो है आज खतरे में है, मुझे दिक्कत होने वाली है। दैट इज योर फर्स्ट थॉट, है ना? बट यू नीड टू पॉज। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, मुझे क्या पता है, मुझे क्या फैक्ट्स पता है, या मैं अपने आप को कहानियां बता रहा हूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में? और ये जो पॉज है दोस्तों, वो इवेंट और आपके रिएक्शन के बीच में आपको स्पेस क्रिएट करके देता है, आपको वो समय देता है जहां पर कि आप सही तरीके से अपना रिस्पॉन्स डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगले 2 स्टेप्स क्या है? पॉसिबिलिटी एंड प्रोसीड। आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, बदल सकता हूं, और मैं कौन सी चीजों को इफेक्ट कर सकता हूं, और मैं क्या चीज ऐसी है जिसको मैं नहीं बदल सकता, विच आई कैनॉट चेंज, विच इज अ सिचुएशन, विच इज अ सर्कमस्टेंस। और उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंचिए, व्हाट इज माय नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव एक्शन। तो हम सभी लोगों के लिए एक पीएमए मोमेंट, किसी भी एक सिचुएशन को ले लीजिए, अभी नहीं, मे बी बाद में, और आप अपने आप से पूछिए कि ये 5 चीजें लिखिए, मेरा करंट चैलेंज क्या है, उस चैलेंज में मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है ना? कितनी चीजें ऐसी हैं जो मेरे इन्फ्लुएंस में है, मेरे कंट्रोल में है, और क्या मैं कंस्ट्रक्टिवली चीजों को इंटरप्रेट कर रहा हूं? एंड देन गो टू द लास्ट स्टेप, विच इज द डिफाइनिंग स्टेप, व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट एक्शन। सो डोंट सॉल्व एवरीथिंग, डिसाइड व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। एंड हम वापस उसी पे आते हैं जो हमने सेशन के शुरुआत में कहा था, कि क्या इस सेशन में रहने के बाद क्या आपको लगता है कि अगली बार जब एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, जब एक खराब दिन होगा, जब चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही होंगी, जब लग रहा होगा एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी, तो आपका जो पहला सवाल है अपने आप से वो क्या होगा? इज इट गोइंग टू बी व्हाई मी, और इज इट गोइंग टू बी व्हाट नाउ, दिस इज डिफिकल्ट बट आई विल डिसाइड व्हाट आई डू नेक्स्ट। So that is what I had to share from my side, दोस्तों। I think I'll stop my share and back to you, Smita ma'am. I apologize. जो भी डिस्टरबेंस हुआ ड्यूरिंग द सेशन, मेरी अपॉलॉजीज आप सभी से, बट आई होप कि उसने उस लेसन को किसी भी तरीके से कम नहीं किया, व्हाट वी वुड हैव टेकन by being a part of this particular session. So thank you so much. Back to you, Smita.